बच्चे इस डायग्राम को देखें, जो अकेली प्लेन है वो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का मैंने साइन लगाया है। और जो एरिया वेक्टर है ये यहाँ पर क्या है, पैरेलल है, ये पैरेलल होता है और ऐसे जो निशान होता है ये पैरेलल का होता है। यहाँ पर देखें प्लेन परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर जो है वो पैरेलल है। अब इससे लाइंस पास हो रही हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, यहाँ पर मैक्सिमम है। हम इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर E और ये ए के साथ ये वाला निशान है परपेंडिकुलर का। देखें बच्चों, अब आपकी बुक पर कंफ्यूज करने के लिए क्या लिखा हुआ है, ये जो ए यहाँ पर लिखा हुआ है ये प्लेन के लिए लिखा हुआ है क्योंकि प्लेन परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर का साइन है। और जो यहाँ पर ए लगा हुआ है ये पैरेलल है और ये नॉर्मल ऑफ द प्लेन है। ये ए जो है ये नॉर्मल ऑफ द प्लेन है, ये एरिया वेक्टर है और ये जो है ये प्लेन के लिए। अब इसकी सेकंड डायग्राम में लेता हूँ बच्चों। सेकंड डायग्राम में हम प्लेन जो है वो कुछ ऐसे ले लेते हैं। ये बच्चों प्लेन है, इसका नॉर्मल ऑफ द प्लेन जो है वो मैं कहता हूँ यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे, ये इसका नॉर्मल ऑफ द प्लेन है, या आप कह सकते हैं कि एरिया वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इस डायग्राम में यहाँ से ऐसे आ रही हैं। अब बताएं बच्चों कि इस प्लेन के अंदर से कोई लाइन पास हो रही है, नहीं पास हो रही। इसके अंदर से पास नहीं मतलब कि ये प्लेन है तो ऐसे ऊपर से लाइंस गुजर रही हैं, इसके अंदर से कोई लाइन पास नहीं हो रही। अब ये जो ए है ये एरिया वेक्टर, ये नॉर्मल ऑफ द प्लेन, आप यहाँ पर कहें कि नॉर्मल ऑफ द प्लेन या क्या है एरिया वेक्टर। ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन ऐसे जा रही हैं और ये ऐसे है तो ये परपेंडिकुलर है, हम कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर है। और जो प्लेन है ये प्लेन है बच्चों, ऐसे ये प्लेन की लाइन में चलें यहाँ पर लगा देता हूँ, ये प्लेन है, ये जो मैं लाइन लगा रहा हूँ ये प्लेन की थोड़ी सी बोल्ड करके। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस भी ऐसे जा रही हैं तो ये सेम डायरेक्शन में, हम कहेंगे कि यहाँ पर अकेली प्लेन जो है ये पैरेलल है। और ऐसी हालत में कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा, कोई लाइन पास नहीं हो रही, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो है या क्या है, मिनिमम। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसको हम लिखेंगे ई, यहाँ पर ए इसके साथ ये निशान पैरेलल का और ये क्या आ रहा है ज़ीरो। अब ये पैरेलल क्या है बच्चों, प्लेन है, तो ये प्लेन के लिहाज से उन्होंने बताया कि फ्लक्स ज़ीरो, प्लेन पैरेलल हो तो फ्लक्स ज़ीरो, प्लेन परपेंडिकुलर हो तो फ्लक्स मैक्सिमम। यही बातें मैंने आपको यहाँ पर भी बताई हैं, इस पिछले पेज पर यहाँ पर भी, ठीक है। अब इसके बाद हमने दो कंडीशंस ली हैं, या प्लेन पैरेलल हो या प्लेन परपेंडिकुलर हो। अगर वो कोई एंगल बना रही हो, ना पैरेलल हो ना परपेंडिकुलर हो, तो फिर हम फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों। अब मैं प्लेन ले रहा हूँ, ना वो पैरेलल है और ना वो परपेंडिकुलर है, उसका कोई एंगल बन रहा है, उसकी डायग्राम कुछ मैं यहाँ पर ऐसे बना रहा हूँ। ये मैं आपको कॉपी पर इसीलिए लेक्चर देता हूँ कि आपको कॉपी पर लिखते हुए डायग्राम बनाते हुए सारा कुछ पता चल जाए, ठीक है। ये है बच्चों कुछ ऐसे, ये थोड़ी सी मैं बड़ी बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले। ये बच्चों प्लेन है, ऐसे मैंने कुछ रखी हुई है। देखें ये वाली डायग्राम हमने ऐसे रखा था तो पैरेलल थी प्लेन, ऐसे रखा था तो परपेंडिकुलर थी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर पैरेलल और यहाँ पर परपेंडिकुलर। अब पैरेलल और परपेंडिकुलर के दरमियान में मतलब कि ये वाली कंडीशन है, ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं है और बिल्कुल ऐसे भी नहीं है, दरमियान वाली कंडीशन है यहाँ पर।
अब इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स आ रही हैं बच्चों, ये जो ब्लैक लाइन्स में लगा रहा हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स हैं, यहाँ से ऐसे आ रही हैं। और नॉर्मल ऑफ द प्लेन जो है वो नॉर्मल ऑफ द प्लेन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये प्लेन है और इसका नॉर्मल ऑफ द प्लेन जो है बच्चों वो मैं यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मार्कर से, ये इसका नॉर्मल ऑफ द प्लेन है बच्चों। ऐसी हालत में हमें नॉर्मल ऑफ द प्लेन के कंपोनेंट बनाने, इसका मैं कंपोनेंट बना रहा हूँ। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे बच्चों, एक इसका ये वाला कंपोनेंट बनेगा और एक इसका ये वाला कंपोनेंट बनेगा। ये यहाँ पर एंगल थीटा है और ये 90 का एंगल है। आपको पता है थीटा और 90 के एंगल के दरमियान वाला जो कंपोनेंट होता है वो बेस वाला होता है और उसके साथ कॉस आता है, ये ए कॉस थीटा है और ये इसका कंपोनेंट ए साइन थीटा। बच्चों जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ अच्छी तरह समझिएगा, यहाँ पर फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। नॉर्मल ऑफ द प्लेन के लिहाज से समझा रहा हूँ, एरिया वेक्टर के लिहाज से। देखिए बच्चों अगर ये पैरेलल था तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, ये पैरेलल होता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होता है, और अगर ये परपेंडिकुलर हो जाए जैसे इस डायग्राम में तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो है। इट्स मीन कि ये जो मैंने मार्कर से एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट किया है ये परपेंडिकुलर हो तो फ्लक्स ज़ीरो है, अगर पैरेलल हो तो होता है। हमने इसका पैरेलल का मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, जो इसके जितना ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा उतना फ्लक्स होगा और जितना परपेंडिकुलर होगा उतना फ्लक्स नहीं होगा। अब इसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं, जो इसका ये कंपोनेंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में पैरेलल है और ये जो कंपोनेंट ए साइन थीटा ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से फ्लक्स ज़ीरो है तो पैरेलल की वजह से फ्लक्स होगा। तो अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखेंगे यहाँ पर ई और ए का वो कंपोनेंट लेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, वो कॉज वाला कंपोनेंट है, तो हमारे पास ये फार्मूला बना। इसको नेक्स्ट हम बच्चों यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, अभी वो पिछले पेज वाला मैं लिख रहा हूँ ई कॉस थीटा, तो इसको हम नेक्स्ट लिखेंगे ई डॉट ए, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला आ गया। अब यहाँ से हम फिर इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहले डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, या इसको नॉर्मल ऑफ द प्लेन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है और एरिया वेक्टर क्या बच्चों ए, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए बच्चों ये स्केलर प्रोडक्ट है तो कौन सी क्वांटिटी होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। और इसका यूनिट क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों अगर ये सेम डायरेक्शन में हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारे पास यूनिट बनता है, सेम डायरेक्शन फार्मूला बनता है ई ए कॉस ज़ीरो। कॉस ज़ीरो को हम छोड़ देते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट है तो ये, यहाँ से मैं इसका यूनिट बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आपने पढ़ा था न्यूटन पर कूलम, और एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसका यूनिट है। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब एक छोटी सी डेफिनेशन रहती है, एरिया वेक्टर क्या है या नॉर्मल ऑफ द प्लेन क्या है। बच्चों फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कोई रेक्टेंगल वगैरह है इस किस्म की, मैंने इसका एरिया वेक्टर लेना है या नॉर्मल ऑफ द प्लेन। मैं कहता हूँ कि इसका एरिया फॉर एग्जांपल है 4 मीटर स्क्वायर, तो 4 मीटर की मैं यहाँ पर लाइन लगाऊंगा इसके परपेंडिकुलर, नॉर्मल ये इसकी प्लेन है ना, इसके नॉर्मल लाइन लगाएंगे ऐसे, ऐसे ऊपर की तरफ हम लाइन लगा नहीं सकते तो मैं यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जितनी इस लाइन की लेंथ होगी वो एरिया को रिप्रेजेंट करेगी और इसकी डायरेक्शन जो है
वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। इसको हम क्या नाम देंगे? एरिया वेक्टर। इसकी डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होगी और इसकी लेंथ किसके प्रोपोर्शनल होगी? उस एरिया की मैग्नीट्यूड के। एरिया वेक्टर की डेफिनेशन बनी, ए वेक्टर whose मैग्नीट्यूड, उसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होती है? एरिया के। उस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द सरफेस एरिया। मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगी बच्चों? सरफेस एरिया के। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन है उसकी प्लेन के परपेंडिकुलर होगी एंड उस डायरेक्शन is normal of the plane is called एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर की डेफिनेशन है। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।